पिछले पार्ट में हमने कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन व निलंबन में अंतर के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने कोलाइडी जो विलयन है या फिर कोलाइड है उसकी प्रावस्थाओं के बारे में भी चर्चा की थी। भाई जो कोलाइड की प्रावस्थाएं हैं, और उन प्रावस्थाओं में दो प्रावस्थाएं पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी हमने परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? परिक्षेपण माध्यम पढ़ा था। परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहा था हमने? यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो तो विलयन में क्या होती है? कम मात्रा में होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पढ़ा था। दो प्रावस्थाएं पढ़ी थी हमने, और इन दो प्रावस्थाओं की अगर हम बात करें, इन प्रावस्थाओं को समझने के लिए हमने विलयन का एग्जाम्पल लिया था कि भाई जो विलयन बनता है, विलयन किन किन से मिलता है? विलय और विलायक से मिलकर के बनता है। और कोलाइडी विलयन किस किस के द्वारा मिलकर के बन रहा है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? कोलाइडी विलयन का निर्माण हो रहा है। ये पढ़ा था हमने। अब जो परिक्षिप्त प्रावस्था है किसे कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी विलयन में इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। विलय की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। इसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम की बात करें, परिक्षेपण माध्यम का क्या होता है? आधिक्य होता है, यानी कि विलयन में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम समझा था हमने किसमें? पिछले पार्ट में पढ़ा था। इसके साथ ही परिक्षिप्त प्रावस्थाओं का दो नाम और थे, वो इसको बोलते हैं आंतरिक प्रावस्था। आंतरिक प्रावस्था भी बोला था इसको। दूसरा इसको एक और क्या आंतरिक प्रावस्था होगी? परिक्षिप्त प्रावस्था, विलय और क्या हो गया? आंतरिक प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक वितरित प्रावस्था भी बोलते हैं। वितरित प्रावस्था। इतने नाम हो गए, 1 2 3 4 नाम हो गए इसके। इसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम या क्या बोल दें हम? विलायक बोल दें। ये आंतरिक प्रावस्था है तो ये क्या होगी भाई? ये प्रावस्था। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये वितरित प्रावस्था है तो ये क्या होगा? वितरण माध्यम। ये जो वितरित प्रावस्था है किसके अंदर वितरित होगी? जो वितरण का माध्यम है उसी के अंदर तो वितरित होगी। तो दो प्रावस्थाएं पढ़ी थी हमने कोलाइडी प्रावस्थाओं के अंतर्गत। उसके बाद में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन है उन्हें सोल कहा जाता है। और उसी सोल के आधार पर यदि वितरण माध्यम बोल दें या फिर परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन है उन्हें क्या कहा जाता है? यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो हमारे पास में? परिक्षेपण माध्यम जल था, जल हो तो क्या बोल रहे थे? हाइड्रोसोल। बोला था कि नहीं बोला था? इसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम क्या हो? जल के स्थान पर बेंजीन हो तो क्या बोला था हमने? बेंजोसोल बोला था। एल्कोहल हो जल के स्थान पर, यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो हमारे पास में? एल्कोहल हो। एल्कोहल हो तो उसको क्या बोल रहे थे? एल्कोसोल बोल रहे थे। इसी तरीके से वायु या क्या हो? गैस हो परिक्षेपण माध्यम तो उसको क्या बोल रहे थे? एरोसोल या फिर वायुसोल बोल रहे थे। ये चीज हम पढ़ चुके थे इससे पिछले पार्ट में। अब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन है, कितने प्रकार के कोलाइडी विलयन संभव हो सकते हैं? टोटल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन संभव हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, और उस कोलाइडी विलयन को क्या नाम दिया गया? यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने पर क्या किसका निर्माण होता है? कोलाइडी सॉल्यूशन का निर्माण होता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। अब कोलाइडी जो विलयन बन रहा है उसका क्या नाम देंगे, वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सारणी की बात कर लेते हैं, क्रम संख्या के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था हमारे पास में क्या हो? ठोस हो। कम मात्रा में क्या है हमारे पास में?
ठोस, और परिक्षेपण माध्यम यानी कि अधिक मात्रा में क्या है हमारे पास में, अधिक मात्रा में मान लेते हैं क्या है हमारे पास में, ठोस है। कम मात्रा में क्या लिया, ठोस, और अधिक मात्रा में ठोस लिया, तो जो विलयन बनेगा कोलाइडी विलयन, उस कोलाइडी विलयन को हम क्या बोलते हैं, ठोस सोल बोलते हैं। अब ठोस सोल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, भाई खनिज पदार्थ है, ठोसों का ही मिश्रण होता है, जैसे जो हीरे वगैरह होते हैं, जैसे काला हीरा है हमारे पास में, ग्लास है, उसमें एक ठोस के अंदर दूसरा ठोस मिला करके मिक्स करके बनाया जाता है, रंग बिरंगे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के रत्न वगैरह होते हैं। भाई सोने की अंगूठी है, तो जो अंगूठी है वो क्या हो गई, सॉलिड अवस्था में होगी। अब उसी के अंदर हीरे वगैरह जड़वा दें तो ठोस के अंदर क्या हो गया, दूसरा ठोस हो गया। बहुत बारीक मात्रा में नगीना वगैरह लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, किसका उदाहरण हुआ, ठोस के अंदर ठोस का। यानी कि ठोस, एक ठोस तो क्या हो, अधिक मात्रा में हो। जैसे सोने के अंदर बारीक अवस्था में छोटे छोटे मोती लगा दिए जाए उसमें, तो जो छोटे छोटे मोती हैं वो तो क्या कहलाएंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था, और ज्यादा मात्रा में जो सोना है वो क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या है हमारे पास में, ठोस है, यानी कि कम मात्रा में क्या है, ठोस, और अधिक मात्रा में क्या है हमारे पास में, द्रव, यानी कि द्रव के अंदर ठोस क्या है, मिला हुआ है। तो इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन बनेगा, उस कोलाइडी विलयन को हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोने का सोल है, कोई भी कोलाइडी विलयन बना लिया, कोई ज्यादा मात्रा में, जैसे मान लेते जल ले लिया हमने, जल 1 लीटर जल में हमने 1 ग्राम जो सोना है उसको कोलाइडी अवस्था में यानी तरल अवस्था में ला करके उसमें मिला करके कोलाइडी विलयन बना रखा है। तो ज्यादा मात्रा में तो क्या था हमारे पास में, द्रव, और कम मात्रा में क्या है, ठोस। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। जैसे हमारे पास में कोलाइडी सोना है, सोने का सोल है, जिस प्रकार से, इसी प्रकार जल में वितरित स्टार्च, जल में स्टार्च को घोल दें कम मात्रा में तो क्या हो, स्टार्च हो, तो स्टार्च तो हो गई ठोस, और जल क्या हो गया, द्रव हो गया। इसी प्रकार पेंट वगैरह है, गोंद का विलयन है, गोंद में भी क्या होता है, ठोस तो कम मात्रा में होता है, लिक्विड यानी कि द्रव ज्यादा मात्रा में होता है। इसी प्रकार दलदल युक्त जल है, ठोस कम मात्रा में होगा और द्रव अधिक मात्रा में होगा। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो हमारे पास में, ठोस हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो। यानी कि अधिक मात्रा में तो हमारे पास क्या हो, गैस, और कम मात्रा में क्या हो, ठोस। तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोसों के वायुसोल का कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। ठोसों के वायुसोल या फिर एरोसोल बोलते हैं, सॉरी, ठोसों के वायुसोल ही बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे धुआं है, धुआं में छोटे मोटे कण होते हैं ठोस पदार्थ के। इसी प्रकार धूल या तूफान वगैरह, आंधी वगैरह आती है, उसमें गैस तो अधिक मात्रा में है, लेकिन जो ठोस के कण है, धूल मिट्टी के कण है, वो क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ठोसों के वायुसोल का एग्जाम्पल है। ये हो गए कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो हमारे पास में, यानी कि कम मात्रा में ठोस हो और अधिक मात्रा में क्या क्या हो, ठोस, द्रव या गैस हो। तो इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन बनते हैं उन्हें ठोस सोल, सोल या वायु, ठोसों के वायुसोल कहते हैं। उसके बाद में तीसरी अगर हम बात करें, चौथी बात करें, ठोस हो गए, 3 प्रावस्थाएं हो गई, तीनों के साथ क्रिया कर ली ठोस ने। अब क्या ले लेते हैं हम, द्रव ले लेते हैं। द्रव है, कम मात्रा में क्या है, द्रव, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है हमारे पास में, द्रव, विलय बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं, विलायक। द्रव हो गया। उसके बाद में अधिक मात्रा में विलायक क्या हो हमारे पास में, ठोस हो। पहले जो पार्ट था उसमें क्या लिया था, कम मात्रा में। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसमें ठोस कम मात्रा में था, द्रव अधिक मात्रा में था। इसमें क्या है, द्रव कम मात्रा में, ठोस अधिक मात्रा में।
दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो द्रव, ठोस में क्या मिलाया हमने, द्रव मिलाया, ठोस तो अधिक था और उसके अंदर द्रव मिला दिया, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है उसे जेल कहते हैं। जैसे मक्खन है, मक्खन में ठोस पदार्थ ज्यादा होता है और जो पानी वगैरह जिसको छसेड़ा वगैरह बोलते हैं वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार बूट पॉलिश है, तो उसमें जो बूट पॉलिश होती है वो तो ठोस मात्रा में, ठोस पदार्थ ज्यादा है उसमें, और जो चिकनाई वगैरह है वो क्या है, यानी कि लिक्विड है, उसमें कम मात्रा में है। इसी प्रकार जैम है, जेली आती हैं जैसे सेंटोफ्रेश वगैरह आती है। इसी प्रकार पनीर है, पनीर क्या होता है, ठोस पदार्थ ज्यादा है, पानी उसमें कम है। इसी प्रकार दही होता है, दही में भी ठोस पदार्थ ज्यादा है, द्रव क्या है, कम है। तो ये हो गया ठोस और द्रव का कोलाइडी विलयन। तीसरी अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें पांचवी, विलय तो क्या है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है हमारे पास में, द्रव हो, और विलायक क्या हो, यानी कि परिक्षेपण माध्यम क्या हो, वो भी द्रव हो। यानी कि द्रव के अंदर द्रव का जो मिश्रण है उसे हम क्या बोलते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं। द्रव के अंदर क्या मिला दें, दो अलग अलग प्रकार के द्रव हों और उसमें दोनों को मिक्स किया जाए तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं। जैसे दूध है या फिर जल और तेल दोनों द्रव है। जल एक पदार्थ कोई सा ज्यादा ले ले, एक कोई सा भी क्या कर ले, कम मात्रा में ले ले, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, उसे पायस या इमल्सन कहते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार दवाइयाँ वगैरह आती हैं, जो सिरप वगैरह आती हैं, द्रव द्रव का ही मिश्रण होता है, भाई अलग अलग प्रकार के लिक्विड मिला करके आपस में कम मात्रा में अधिक मात्रा में मिला करके किसका निर्माण किया जाता है, दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो ये था हमारे पास में द्रव द्रव का मिश्रण। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विलय तो क्या हो, द्रव हो, लेकिन विलायक क्या हो, गैस हो, यानी कि अधिक मात्रा में तो क्या हो, गैस, और कम मात्रा में क्या हो, द्रव हो। तो जो विलयन बनता है कोलाइडी विलयन, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवों के वायुसोल या फिर एरोसोल कहते हैं। जैसे कोहरा है, बादल होते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, तो गैसों के रूप में नहीं, उसमें गैस तो ज्यादा होती है लेकिन जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार ये तो हो गए परिक्षिप्त प्रावस्था में, तीनों ठोस ले ली अवस्थाएं, द्रव भी ले ली, अब क्या कौन सी बची, गैस बची। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में सात, ये हो गया छठा और ये सातवां। तो इसकी अगर हम बात करें, बचा क्या हमारे पास, गैस। गैस में क्या मिला दें, ठोस, सॉरी ठोस में क्या मिला दें, गैस। कम मात्रा में क्या है, गैस, अधिक मात्रा में क्या है, ठोस। तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसे ठोस फोम कहते हैं। जैसे केक है, रबड़ स्टाइरिन है, फोम है, सूखे समुद्री जहाज है, ये किसके उदाहरण है, ठोसों में गैस के उदाहरण। और लास्ट आता है हमारे पास में विलय तो क्या है हमारे पास में, गैस, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, वो द्रव हो, यानी कि द्रव के अंदर क्या मिला दें, गैस मिला दें। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं, झाग या फोम कहते हैं। जैसे साबुन का जो विलयन है, द्रव ज्यादा होता है, गैस उसमें कम मात्रा में होती है, झाग वगैरह आते हैं। फेंटी हुई क्रीम है, सोडा वाटर वगैरह होते हैं, पेप्सी वगैरह के जो झाग होते हैं वो किसके उदाहरण हैं, द्रव के अंदर गैस के उदाहरण हैं। तो ये था हमारे पास में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, यानी विलय और विलायक के आधार पर जो कोलाइडी विलयन बनता है, उन विलयनों को क्या क्या कहते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो कोलाइडी विलयन है उनके प्रकार के बारे में। जो कोलाइडी तंत्र है कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइडी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड, और दूसरा होता है द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड।
तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड की वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो प्रावस्थाएं हैं, दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों के मध्य में आकर्षण व बंधुता के आधार पर, किन के आधार पर, एक तो हो गया आकर्षण और दूसरा बंधुता, बॉन्डिंग के आधार पर जो कोलाइडी जो विलयन है उन्हें दो भागों में बांटा गया। किन किन के मध्य में, एक तो हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। के मध्य आकर्षण के आधार पर, आकर्षण या बंधुता के आधार पर जो कोलाइडों का जो वर्गीकरण किया गया है, कोलाइड कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं, एक आता है हमारे पास में द्रव स्नेही कोलाइड, और दूसरा आता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, इसको द्रव रागी भी बोलते हैं, और इसकी बात करें इसको द्रव विरागी भी बोलते हैं। अब दोनों की परिभाषाओं की अगर हम बात करें, द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहेंगे और दूसरा आता है द्रव रागी, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहेंगे। तो द्रव स्नेही कोलाइड की अगर हम बात करें तो द्रव स्नेही उस कोलाइडी विलयन को कहेंगे जिसमें दो प्रावस्थाएं होती है कोलाइडी विलयन में, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण हो, तो उस विलयन को तो हम क्या कहेंगे, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइडी विलयन। और आकर्षण नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा समझ में आ गई होगी भाई। जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण हो तो द्रव स्नेही, और आकर्षण नहीं हो वो द्रव विरोधी कहलाएगा। तो पहले बात कर लेते हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के बारे में, द्रव रागी कोलाइडी विलयन के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के बारे में। तो नंबर 1 आता है हमारे पास में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। परिभाषा क्या होगी, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य में क्या हो, आकर्षण हो, तो उसे हम कैसा कोलाइड कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलय और विलायक के मध्य में क्या हो, आकर्षण हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, ये हो गया द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड होता है, इसकी प्रकृति कैसी है, होती है उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यानी कि इसको एक बार ये जैसे ही किस में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए, यानी कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाए, तो वापस से, यानी कि एक बार कोलाइडी विलयन यदि हम बना देते हैं तो वापस से द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसको वापस से दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में स्थायी होते हैं। प्रकृति की बात करें, कैसी प्रकृति है, स्थायी प्रकृति है। बनाने में क्या होती है, बनाने की बात करें तो आसानी से क्या कर किए जा सकते हैं, ये आसानी से
बनाए जा सकते हैं, कि इनको बनाने के लिए कोई खास स्पेशल विधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार एक बार इनका स्कंदन हो जाए, यानी कि एक बार ये जम जाते हैं, तो इनको दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टार्च है, जिलेटिन है, प्रोटीन है। स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन आदि, ये सब किसके उदाहरण है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। क्या समझ में आया द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में? भाई वह पदार्थ या ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इनको एक बार स्कंदित होने पर, यानी एक बार यदि ये जम जाते हैं, तो इनको दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल पढ़ लिए हमने। उसके बाद में नंबर 2 आता है हमारे पास में, द्रव विरागी या द्रव विरोधी। द्रव विरागी या द्रव विरोधी किसे कहेंगे? जब परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण नहीं होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये होता है उत्क्रमणीय, और ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। प्रकृति कैसी है इसकी? अनुत्क्रमण, यानी एक बार यदि अभिकारक से उत्पाद में बदल जाए तो वापस इसको अभिकारक में लाना संभव नहीं होता है। दूसरा, बनाने के लिए कोई आसानी से, इसको तो बना सकते थे हम आसानी से, लेकिन इसको हम आसानी से निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इसका एक बार स्कंदन हो जाए, तो स्कंदन होने के बाद में वापस से अभिकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, धातु है, सल्फर है, अधातुओं की ओर्सिनेट है। धातु, सल्फर, अधातु है। अधातु के जो कोलाइडी विलयन है वो किसके उदाहरण है? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। तो उम्मीद है कोलाइडों का वर्गीकरण भी समझ में आया होगा, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलयन के बारे में। उसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर के बारे में। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।